नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होगा भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न उपागम, जो कि हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने जाना था कि राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद की क्या प्रक्रिया रही और राष्ट्रवाद के कुछ अध्ययन के अन्य उपागम जैसे कि राष्ट्रवादी उपागम और कैम्ब्रिज उपागम को हमने अच्छे से समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम मार्क्सवादी स्कूल या मार्क्सवादी थ्योरी या उपागम को जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में मार्क्सवाद की क्या विचारधारा रही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्क्सवादी स्कूल की अगर हम बात करें तो इसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। मार्क्सवाद स्कूल या जो आंदोलन था, ये राष्ट्रवादी आंदोलन को वर्ग संबंध के रूप में देखता है, ठीक है, और वर्ग के बीच में विभाजित करता है और ये बताता है कि जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन था वो केवल बुर्जुआ वर्ग का आंदोलन था। देखिए, बुर्जुआ वर्ग के आंदोलन से मतलब है ऐसा वर्ग जो कि एक समाज का उच्च मध्य वर्गीय समाज कहा जा सकता है, जो कि शिक्षित वर्ग था, अच्छे स्तरों पे कामगार था, अच्छे स्तरों पे उसकी योग्यताएं थी और पढ़ा लिखा एक तरीके से ये वर्ग था। तो इन्हीं के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई या राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, ऐसा मानना है मार्क्सवादी विचारधारा का या मार्क्सवादी विद्वानों का। अब विद्वानों की नाम आती है तो यहाँ पे कुछ विद्वानों का आपको जब भी आप किसी भी एग्जाम में आंसर लिखे तो उनको डिस्क्राइब करना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे मुख्य रूप से आएंगे रजनी पामदत्त, जिन्होंने इंडिया टुडे 1940 से 1946 तक अपनी पुस्तक लिखी। इसके अलावा एक अन्य नाम आरसी देसाई का आता है और इन्होंने सोशल बैकग्राउंड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखा। इसके बाद तीसरा नाम आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुमित सरकार का। इन्होंने आधुनिक भारत 1885 से लेकर 1947 तक लिखा। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण विद्वान रहे, लेकिन ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि मार्क्सवाद थ्योरी को पढ़ते या समझते वक्त इनका हमें रेफरेंस लेना होगा। अब अगर हम बात करें इन मार्क्सवादी आंदोलनों की तो ये कहते हैं या ये बताते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। कौन? ये जो हमने 3 आपको नाम बताए, रजनी पामदत्त, आरसी देसाई और सुमित सरकार। तो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं। सुमित सरकार यहाँ पे कहते हैं कि जो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन भारत में चल रहे थे इसको हम 2 चरण में रख सकते हैं। पहला चरण कुलीनों का और दूसरा जनता का। यानी ये जो आंदोलन हो रहे थे, एक तो इसको कुलीन वर्ग कर रहा था यानी कि जो उच्च वर्ग था या उच्च मध्यम वर्ग था, और दूसरा जो आम जनता था, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा इस साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन को चलाया जा रहा था। सुमित सरकार यहाँ कहते हैं कि हमें इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ को स्टडी करना है, हमें किसी को भी अनदेखा नहीं करना, बल्कि हमें इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम रजनी पामदत्त की बात करें या फिर ए आर देसाई की, तो ये जो मार्क्सवादी लोग थे वो ये मानते थे कि जो भारत में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है उसके कारण भारत में कोई नवजागरण नहीं हुआ और ना ही राष्ट्रवादी चेतना आई। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी राष्ट्रवादी थ्योरी, तो राष्ट्रवादी थ्योरी में देखिए बहुत सारे आपको विद्वान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलनों का वकालत की और कहा कि इन धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण ही हम राष्ट्रीय चेतना के रूप में विकसित कर पाए और भारत में एक नवजागरण शुरू हुआ। लेकिन वहीं मार्क्सवादी जो विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रवादियों की इस धारणा का खंडन करते हैं और कहते हैं कि धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे उसकी वजह से भारत में कोई भी राष्ट्रवादी चेतना नहीं आई और ना ही नवजागरण शुरू हुआ। रजनी पामदत्त लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था वो कई चरणों में विकसित हुआ था। ये एकाएक अचानक से शुरू नहीं हो गया था, बल्कि कई चरणों में शुरू हुआ और इसमें कई प्रकार के आंदोलन हमें देखने के मिले, जिसमें कि कुछ संवैधानिक आंदोलन थे जो कि संवैधानिक तरीके से बिना हिंसात्मक तरीके का प्रयोग किए जा रहे थे। वहीं कुछ आंदोलन क्रांतिकारी थे जिसमें हिंसा का तमाम जो है सहायता लिया गया। और इन जो आंदोलन किए जा रहे थे
इससे निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने देखिए क्या की, बल और छूट दोनों ही नीति को अदल बदल कर प्रयोग किया। जहां भी ब्रिटेन सरकार को लगा कि अगर हम इन आंदोलनकारी को बलपूर्वक दबा सके, जैसे कि अगर हम बात करें 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई थी, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसको ब्रिटिशियर्स ने बलपूर्वक दबाया। वहीं अगर बात करें कुछ ऐसे छुटपुट आंदोलन जो हुए, जो कि हिंसात्मक रूप से नहीं थे, जो अहिंसात्मक तरीके से चल रहे थे, जिसका ब्रिटेन सरकार पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो इन आंदोलनों को कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार ने छूट भी दिया कि आप इसको चलाते रहिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे हुआ क्या कि देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन रुका नहीं। भले ही आपने बलपूर्वक का प्रयोग किया हो ब्रिटिश सरकार ने, यह छूट देने की, दोनों ही नीतियों के बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ते रहे और इन्होंने भारतीय समस्याओं को भी हल नहीं कर पाए। कौन? ये ब्रिटिशियर्स की बात कर रहे हैं। ब्रिटिशियर्स जो थे, अपने किसी भी नीति से, चाहे वो बलपूर्वक नीति हो या उनकी छूट देने की नीति हो, इन नीतियों के द्वारा वो भारतीय जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, उनको वो हल नहीं कर पाए। और जो देखिए मार्क्सवादी जो लोग थे, वो इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की मुख्य समस्या क्या है, राष्ट्रीय नहीं है बल्कि सामाजिक भी है। यानी कि हम केवल राष्ट्रीय तौर पे एक नहीं होना है, हमारी समस्याएं केवल राष्ट्रीय एकता नहीं है बल्कि सामाजिक भी है। क्योंकि ये एक तर्क देते हैं कि मान लीजिए जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहा है, उसके द्वारा अगर हमें आज़ादी मिल भी जाती है तो ये केवल 1/3 लोगों को ही आज़ादी दिला पाएगी। तो इसलिए जो मार्क्सवादी लोग थे, वो कहते हैं कि हमें राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसकी मांग को और गहरी करनी चाहिए या और अधिक विस्तृत करना चाहिए। इससे उनका तात्पर्य था कि हमें आज़ादी केवल राजनीतिक तौर पे नहीं चाहिए, हमें एक सत्ता को यहाँ से नहीं उखाड़ फेंकना, बल्कि इसके अलावा हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, इनसे भी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। तभी हम एक सक्षम राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर पाएंगे। जब तक इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो ये विचारधाराएं थी राष्ट्रवादी स्कूल की। अगले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे सबाल्टर्न स्टडीज़ को, सबाल्टर्न उपागम को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उपागम है, तो उसको आप जरूर देखें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां से आप इन सभी को देख पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इनके रिटर्न नोट्स को चाहते हैं, ये अगर आप इस नोट्स को, जो भी आप यहाँ कंटेंट पूरा देख रहे हैं, इसको अगर आप नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको इसके लिए प्रोवाइड करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक देंगे, जहाँ से आप इन कंटेंट को ईजिली पढ़ पाएंगे हमारे वेबसाइट्स के थ्रू। तो उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट करें, आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड की जाएगी। Thanks for watching.